हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं जो चैनल बनाने जा रहा हूँ, इसमें पहली वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। ये फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल की। मैं चाहता हूँ मुझे इस वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिले। कंटेंट मैं बहुत अच्छा डिलीवर करूँगा मैं आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर इससे एक भी बच्चे को मदद मिलती है इस लॉकडाउन के दौरान इकोनॉमिक्स चैप्टर से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के कंटेंट से रिलेटेड, तो उनको मिले। मैं चैप्टर जो करवाने वाला हूं, चैप्टर नंबर 1 कराने वाला हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। मेरे माने तो आप TRJN वीके और खरीद सकते हैं, मैं उसी बुक से पढ़ाऊंगा मैं आपको। बच्चों, मैं चाहता हूं फटाफट से एक काम करिए, आप जल्दी से जल्दी कॉपी पेन निकाल लीजिए और फटाफट से हम चैप्टर नंबर 1 को शुरू करते हैं। जो मेरा कंटेंट होगा, तरीका कराने का बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। प्लीज स्क्रीन में देख सकते हैं आप। देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी इंडिपेंडेंस के टाइम में, हमें उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसके थोड़े बेसिक्स को समझते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके टोटल 4 पार्ट आएंगे। मैं चारों पार्ट में चैप्टर नंबर 1 को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और मैं बिल्कुल एक टाइमिंग स्लॉट दूंगा ट्यूशंस की तरह, कि आपको जैसे आप ट्यूशंस में पढ़ते हैं वैसे आपको ट्यूशन की तरह टाइमिंग मिलती रहे। और जो इसके नोट्स होंगे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। ठीक है, तो वहां पर जाके आप इसके नोट्स PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा फालतू की बात ना करके। इकोनॉमिक्स अड्डा चैनल में सबसे पहली वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोबारा से। बच्चों, हम करने वाले इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बिल्कुल मान के चलना लगान पिक्चर की तरह है। बिल्कुल लगान पिक्चर देखिए ना आपने, कचरा भूरा बाघा, इसमें वही सब होने वाला है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल देखो, इतना सा समझ जाना कि जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारी हालत थी ना, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारी हालत थी, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि उस टाइम पे कैसे हमारी हालत थी। तो बिल्कुल माइंड में एक पिक्चर बना लेना, लगान पिक्चर। लगान पिक्चर को बिल्कुल दिमाग में रखो। जिसने लगान पिक्चर नहीं देखी है तो पहले लगान पिक्चर देख के आइए फटाफट से, 3 घंटा। बहुत मजेदार पिक्चर है। लगान पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारी इंडिया की 1947 से पहले कैसी हालत थी। बिल्कुल बेकार हालत थी वो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यह पढ़ना है कि पहला क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर का, मैं क्वेश्चन के तरीके से समझाऊंगा जिसको बहुत ईजी लगे आपको। कॉलोनियल, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। अंडर द ब्रिटिश रूल। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, कौन कौन से ऐसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंडर द ब्रिटिश रूल। मतलब कि कॉलोनियल मतलब पुराने जमाने के लोग, पुराने जमाने के जब मुगल थे। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, कैसा कैसा हमारे साथ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था जब ब्रिटिश रूल के अंडर में थे। आप देख सकते हो आपके सामने एक स्क्रीन में एक डायग्राम बना रहा है, उस डायग्राम को बिल्कुल देखना आप। देखिए कौन कौन से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन थे हमारे साथ। सबसे पहला जो हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था, बिल्कुल नोट्स को अपने हाथ में रखोगे ना तो चैप्टर बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगा। सबसे पहला जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का था। कौन सा था? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा कौन सा था? हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था। दोनों सेक्टर मैंने बिल्कुल लिख रहा हूं। देखो स्टाइलिश मेरे पास पेन है, मैं इस पेन से लिख रहा हूं, बिल्कुल आपके नोटपैड के इधर आपके स्क्रीन में बना आ रहा होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में और एक और कौन सा था? इंटरनेशनल ट्रेड में। तो इन तीनों को समझते हैं, इन तीनों में था क्या। देखिए बेटा, तो मैं फटाफट से समझा रहा हूं, अपने मेरे साथ साथ कॉपी में लिखते रहना। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि सर हाँ ये मुझे पता था। सबसे पहला कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था? एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया जाता था जमींदारों के थ्रू। जमींदारों के थ्रू बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। तुमने लगान पिक्चर में देखी होगी, जिसमें जो राजा थे, जो हमेशा जिसने क्या करा था, आमिर खान को चैन निकाल के दे रहे थे जब वो जीत रहा था, तो उसने क्या करा था, वो जमींदार होते थे। जमींदार क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे किसको? आमिर खान को, कचरा को, बागा को, भूरा को। इनसे बोलते थे 3 गुना लगान देंगे, इनसे 3 गुना लगान लेने की बात करते थे। तो ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन होता था। इस एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता था, जो भी किसान होता था जितना कमाता था वो सारा का सारा राजा को दे देता था यार, वो कुछ नहीं रहता था उसके लिए। तो इसमें क्या था, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जब हमने नोटिस करी, हमने देखा कि इंडियन को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो जमींदार
सबसे पहला पॉइंट है जमींदार। इसी पॉइंट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट के अंदर सबसे जो पहला पॉइंट है हमारे जमींदार का। जमींदार होते कौन थे? देखो, जमींदार वाज डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द सॉइल। जमींदार को डिक्लेयर कर दिया था क्या? ओनर ऑफ द सॉइल, ओनर ऑफ सॉइल, कि भैया यही असली ओनर है सॉइल के, जमीन के। और इनको हमें फिक्स्ड पे अमाउंट करना था, फिक्स्ड पे और फिक्स्ड अमाउंट, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट इनको देना होता था। जिससे क्या होता था, हम इनको अगर फिक्स्ड अमाउंट देंगे तो ही क्या कर सकते थे, तो हमें इसी तरीके से बेनिफिट मिलता था। हमें जमींदार को एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता था। किसको? किसानों को। किसान उनको एक फिक्स्ड अमाउंट देते थे और क्या करते थे, जो जमींदार होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट देते थे। तो हकीकत में लुट तो हम ही लोग रहे हैं ना भाई। तो मैं पढ़ रहा हूं, जमींदार वर डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द सॉइल। जमींदार को ओनर ऑफ द सॉइल डिक्लेयर कर दिया गया था। दे वर टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ गवर्नमेंट। उनको क्या करना था? फिक्स्ड सम ऑफ गवर्नमेंट को पे करना था। गवर्नमेंट कौन थे? जमींदार थे हमारे गवर्नमेंट, बाय द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, हमारे लैंड रेवेन्यू के। ठीक है बेटा। एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच दे विश फ्रॉम टिलर ऑफ द सॉइल। तो ये लोग क्या करते थे, जितना मर्जी चाहे उतना नोच सकते थे। किसको नोच सकते थे? हमारे गरीब किसानों को। मान लो मैं डायग्राम बना रहा हूं, सबसे टॉप में गवर्नमेंट है, राइट हैंड साइड में किसान है, मतलब हमारे फार्मर्स, यहां पर जमींदार। ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, जमींदार क्या करते थे, गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट देते थे। एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया, तुम्हें समझ आ रहा होगा डायग्राम में, उन्होंने गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया और जमींदार इनसे जितना मर्जी लूट ले सकते थे। लूट लो भाई, लूट लो भाई, लूट लो इनको, किसानों को लूट लो। और किसान क्या करते थे, जितना कमाते थे सारा का सारा जमींदार को दे देते थे और थोड़ा बहुत अपने खाने पीने के लिए भूखे रह जाते थे। एक टाइम की रोटी भी इनको नसीब नहीं होती थी, उस टाइम की बात है। तो इनमें क्या लिखा हुआ आगे, द टिलर ऑफ द सॉइल, द एक्चुअल कल्टीवेटर, जो एक्चुअली में खेतीबाड़ी करते थे, गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। उनको बहुत मिनिमम मिलता था सर्वाइवल के लिए, बहुत कम पैसा मिलता था सर्वाइवल के लिए। दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस। उनके पास इतना सरप्लस नहीं था कि वो अपनी खेतीबाड़ी को आगे बढ़ा सके इससे। ठीक है ना। तो जमींदार सोते थे ऑन द अदर एंड अपनी जिंदगी में लग्जरियस लाइफ को जीते थे, ऐशबाजी करते थे। भैया भैया लड़कीबाजी करना, ये सब करना, वो ऐश में जल्दी दिया। अपनी तो ऐश है, जेब में बड़ा कैश है, इनकी ये हालत थी। ठीक है ना। जमींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन देयर लग्जरियस ऑफ लाइफ, लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और एक पैसा भी ये लोग किसानों को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं देते थे कि कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज दे दी जाए, कुछ खेतीबाड़ी अच्छी कर दी जाए, कुछ ना करे ये लोग, कुछ नहीं करते थे। ठीक है। ये हमारा था पहला पॉइंट। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये धमाकेदार पॉइंट है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड। भाई इंडिया को भाई पूरे के पूरे राज्य में क्या होता था भाई, पूरी वाहवाही मिलती थी। वाह भाई, कहते थे वाह भैया क्या राज्य है, ये इंडिया के लोग हैं, मान लो ये इंडिया के लोग हैं, पूरे के पूरे इंडिया के लोग क्या बोलते थे, वाह क्या लोग हैं, इनको ऐसे बोलते थे। क्या इनके इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ऐसे इनकी रेपुटेशन बहुत तगड़ी थी। बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कुछ गोरे आए टोपी पहन के, ससुर के नाती कुछ आए, इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने क्या करा, हमें लूट लिया, हमें लूट लिया, हमारी डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। टू वेज, इन्होंने दो तरीके अपनाए। वो दो तरीके क्या थे, सबसे पहले समझना, जो ब्रिटिशर्स क्या थे, जो ये ब्रिटिशर्स थे, ये फॉरेन कंट्री के लोग थे ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमारे गांव के लोगों को, ये हमारे इंडियंस के लोग हैं, राइट हैंड साइड में देखना जो चार लोग हैं, फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हैवी ड्यूटी इन इंपोर्ट, हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। जो भी सामान यहां से इंडिया से फॉरेन कंट्री जाता था उस पर हैवी टैक्स लग जाता था, जिसको बोलते थे हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। हैवी टैक्स लगता था, 5 रुपए के सामान पे ये लोग क्या करते थे, 2.5 रुपए टैक्स लेके 7.5 रुपए का कर देते थे। तो इससे क्या होता था, हमारी गुड्स की वैल्यू कम हो जाती थी, सिंपल सी बात है। और एक तो अगर हम रॉ मटेरियल कोई भेजते थे बाहर तो हमारे गुड्स पे टैक्स लगा देते थे ये लोग। एंड दूसरा क्या होता था, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। जो डोमेस्टिक डिमांड होता था इंडियन हैंडीक्राफ्ट का, मान लो दोबारा से ये ब्रिटिश, ये इंडिया। अब देखो, डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। अगर ब्रिटिशर्स कोई सामान भेजते थे इंडिया में तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता था, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। भैया इस पे कोई ड्यूटी नहीं लगती थी,
भैया फॉरेन कंट्री का सामान इंडिया में फ्री में आ सकता था, कोई टैक्स कोई कुछ नहीं। तो इससे क्या होता था, हमारे गुड्स को महंगा कर देते थे, उनके गुड्स को सस्ता होते थे, और इंडिया के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने गुड्स को महंगे में खरीद सके। इसीलिए क्या हुआ भैया, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई, हमारी डिमांड खत्म होगी। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया। कौन सा, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आ जाते हैं फॉरेन सेक्टर के बारे में। तीसरा पॉइंट जो था इसका, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी क्या बुरी हालत हुई। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी। अब देखो टैरिफ पॉलिसी क्या है, बच्चों के मन में होता है भाई टैरिफ क्या है। बचपन में ना क्या होता था, मैं ना अपना मोबाइल रिचार्ज कराता था, ठीक है भाई, 50 रुपए का रिचार्ज कराया, मुझे 38 रुपए मिलते थे। भाई मैंने भाई बात कर ली अपने दोस्तों से, अरे ये मत सुनना, बंदी नहीं, बंदी नहीं बोलते बच्चों, मतलब इज्जत देनी चाहिए भैया, ये सब फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए क्लास में। मैं पहले ही समझा रहा हूं। देखो मैंने बात कर ली अपने दोस्त से, ठीक है भाई, मेरे 38 रुपए सिर्फ मतलब 38 मिनट में खत्म हो गए। 1 रुपए 1 मिनट की कॉल होती थी, 1 रुपए 1 मिनट की कॉल होती थी। तो मैं क्या करता था, दुकान में जाता था, भैया 20 रुपए का टैरिफ डालना, भैया 20 रुपए का टैरिफ डाल दो, ऐसा कुछ कर दो मेरी कॉल रेट सस्ती हो जाए। तो 1 मिनट का जैसे ही 20 का टैरिफ डाला, 20 पैसे हो जाता था। तो ये होता है टैरिफ पॉलिसी, चीजों को सस्ता करने के लिए। तो इंडिया वालों के साथ भी क्या हुआ, ऐसी भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी आई जिसमें इंडिया को ही नुकसान होता था। जैसे अगर कोई सामान ब्रिटिश से इंडिया में आता है, फॉरेन से इंडिया में आता था, तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता था। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, कोई इंपोर्ट नहीं लगता था। अगर कोई सामान इंडिया से ब्रिटिश में आता था तो क्या होता था भैया, हैवी ड्यूटी लगता था। हैवी ड्यूटी लगता था मतलब इंडिया से बाहर जाए तो भाई टैक्स लगे, इंडिया से अंदर में आए तो कोई टैक्स नहीं लगता था। तो इस चक्कर में क्या हुआ भैया, हमारी इंडियन की डिमांड टोटली खत्म होगी, उनकी डिमांड बढ़ती रही। मैं पढ़ देता हूं पहला पॉइंट, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। हमारा रॉ मटेरियल लेके जाते थे और इंडस्ट्रियल ब्रिटेन को काफी ज्यादा मदद मिलती थी, वहां के इंडस्ट्रीज को हमारा रॉ मटेरियल चाहिए होता था। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपैंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। और इंडियन मार्केट में ब्रिटिश की डिमांड टोटली बढ़ा दी गई। यह था हमारा सबसे पहला पॉइंट। अब आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो आपको समझ आ गया होगा। सो बच्चों अगर आपको समझ आ रहा है, सच में बिल्कुल झूठ नहीं, सबको मां का समय, अगर समझ आ रहा है तो सारे के सारे काम करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचे, तुम्हारे सर को भी कुछ भला हो एंड ऑटोमेटिकली ये चैनल इतना ग्रो करे कि सबको मदद मिले इससे इकोनॉमिक्स की। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्या है, व्हाट आर द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तुम्हारी स्क्रीन में बना रहा है, देख लेना। व्हाट आर द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की फीचर क्या थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सबसे पहला फीचर समझते हैं। एक डायग्राम बना रहा होगा जिसमें 8 पॉइंट लिखे हैं, 10 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें से हमें 8 करने हैं। तो मैं कोई भी मैं 8 पॉइंट समझाऊंगा। सबसे पहला एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी। देखो सबसे पहला है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। देखो भाई स्टैग्नेंट इकोनॉमी होता क्या है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो सबसे पहले मैं रीड आउट कर रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के टाइम में जो इंडियन इकोनॉमी थी टोटली स्टैग्नेंट थी, टोटली पिछड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं था उनके पास, टोटली बर्बाद थी। अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ और नो इनकम। एक बात लिख लो, स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें या तो लिटिल ग्रोथ होती है या तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती, और इनकम भी बहुत कम होती है। 3 बात पे ध्यान, या तो लिटिल ग्रोथ होती है या तो बिल्कुल नहीं होती, या तो बिल्कुल इनकम कम होती है। ये स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। 1860 से लेकर 1945 तक जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो थी 0.5% पर एनम। तो लिख लो 1860 से 1945 तक हमारी पर कैपिटा इनकम थी 0.5% पर एनम। ठीक है बेटा। तो जैसे ही एंड 1925 से 1950 तक इट वॉज 0.1% हमारी हो गई। मतलब इस दौरान भी हमारी कम हुई थी। मैं इससे यहां मानूं तो 0.5 था, 1925 से 1950 में मानूं तो 0.1% था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रहा, हमारे पास खाने को पैसा नहीं था, भूखमरी होगी, स्टारवेशन हो गया, तभी हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी। समझ आया बच्चों स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ी हुई इकोनॉमी, जहां पर कोई ना टेक्नोलॉजी है ना कोई कुछ है, सब कुछ बर्बाद। इट इज द वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। जिसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम वेरी लो है। 1947 और 1948 की बात करो, आजादी हुए थे, हमारे पर कैपिटा इनकम तो नहीं होगी। तो इंडिया वॉज जस्ट
230 रुपीज, हमारी 230 रुपए की औकात थी उस टाइम, ज्यादा औकात नहीं थी। द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन थी वो बहुत पुअर थे एंड विदाउट सफिशिएंट फूड, ना उनके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं था, जिसकी वजह से हमें ये हमारी इकॉनमी बैकवर्ड इकॉनमी हो गई। ठीक है बेटा, अब तीसरा पॉइंट हमारा एग्रीकल्चर का है। अब एग्रीकल्चर को समझते हैं। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर देखो साफ सीधी बात है, उस टाइम हम धीरे धीरे आजादी हुए थे, क्या एग्रीकल्चर हमारा अच्छा होगा? नियरली 72% ऑफ द पॉपुलेशन, 72% ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग एंगेज इन एग्रीकल्चर, 72% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे, जबकि जीडीपी हमारी 50% थी। मतलब देखा जाए 72% लोग काम कर रहे हैं और जीडीपी 50% है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या था, मशीनें बिल्कुल नेग्लेक्ट थी, एग्रीकल्चर में कुछ था ही नहीं हमारे पास कि हम लोग मशीन्स को ला सके, प्रोडक्शन बिल्कुल कम था, फूड ग्रेन जो बनाते थे सबसिस्टेंस के लिए बनाते थे। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई फार्मर खुद के लिए खेती बाड़ी करता है, किसी और के लिए नहीं, कमर्शियल के लिए नहीं करता, बेचने के लिए नहीं करता, खुद के लिए करता है, उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। हमारा फोर्थ पॉइंट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। देखो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का बिल्कुल मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइम में क्या होता था, वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन कंट्री, हमारे इंडिया में वर्चुअल लैक था हैवी इंडस्ट्रीज का हमारी कंट्री में। प्रोडक्शन ऑफ मशीन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, प्रोडक्शन ऑफ मशीन टोटली नेग्लिजिबल था, कोई उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, बिल्कुल सच बता रहा हूं, कोई ध्यान नहीं देता था। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वाज ऑलवेज र्यून्ड, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को टोटली बर्बाद कर दिया, र्यून कर दिया गया था। मतलब मान लो हमारे इंडिया की हालत बहुत बुरी कर दी थी, इसीलिए क्या हुआ था, उस टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल टोटली बैकवर्ड था। पांचवा पॉइंट रैम्पेंट पॉवर्टी, आपको पता है भाई गरीबी का मतलब लोग इंडिया को समझते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना, तो पर उस टाइम पे इंडिया की हालत बहुत गरीबी वाली थी, भुखमरी इतनी ज्यादा थी, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, ज्यादातर पॉपुलेशन काफी गरीब थे, वर नॉट गेट, किसी को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, ये सच में होता था। दे लैक शेल्टर क्लोथिंग, इनके साथ होता था। सबसे इंपॉर्टेंट अनपढ़ लोग ज्यादा थे और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, इसकी वजह से हमारी रैम्पेंट पॉवर्टी होगी। तो मैं पढ़ देता हूं एक बार। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, people were not getting 2 square meals a day, they lacked shelter and clothing, widespread unemployment and massive illiteracy। ये था। अगला हम छठा पॉइंट पढ़ते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, बिल्कुल समझते हैं इसको। इसमें क्या होता था, इंडिया की डेवलपमेंट नहीं होती थी कम्युनिकेशन सेक्टर में। हम फोन करते हैं ना, हेलो भाई कैसा है, बढ़िया, ये फोन वाला। कम्युनिकेशन सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में 10 की फूल 20 की माला, जो अमित बढ़ाना बस में बोलता था ना, वो बस को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जनरेशन ऑफ पावर वाज वेरी पुअर, वहां पर जनरेशन ऑफ पावर भी इतनी अच्छी नहीं थी। वहां पर इस चीज को समझते हैं, जनरेशन ऑफ पावर था कितना, ये भी तो समझने की बात है। देखो पावर का मतलब होता है बिजली पत्ता, ये सब लत्ता वत्ता, ये सारी चीजें। तो इन 1948 पावर जनरेशन कैपेसिटी वाज 2100 मेगावाट, 2100 मेगावाट की हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी थी 1947 में। ठीक है, लेंथ ऑफ रेलवे लाइंस वाज, जो लेंथ थी रेलवे लाइन की थी 53,596 किलोमीटर, मतलब 53,596 किलोमीटर की हमारी रेलवे लाइन थी। हमारी पक्का रोड था 1,55,000 किलोमीटर, 1,55,000 किलोमीटर पक्का रोड की लाइन थी। तो बट उसके बाद भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार था। ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं अपने 7वें पॉइंट की तरफ, जो है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। हम लोग ना खुद बनाते नहीं थे और आज भी हमारी यही हालत है। आप देखो आज भी हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट पे डिपेंड है, हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड होते थे, हम खुद नहीं बनाते थे। आज हमने क्या चला है, मेड इन इंडिया, मेक इंडिया। बट हम लोग पहले क्या होते थे, मशीनरी से लेकर डिफेंस की आर्मी से लेकर स्विंग मशीन से लेकर सारा का सारा सामान हम लोग बाहर से मंगाते थे। तो द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट ऑफ फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड मतलब हथियार, ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इंपोर्ट, ये भी हम फॉरेन कंट्री पे डिपेंड रहते थे फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट काफी ज्यादा में, बिसाइड सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, मेडिसिन, कैरोसिन ऑयल, बाइसाइकिल एक्सेट्रा यूज्ड टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। ये सारी चीजें हमारी अब्रॉड से इंपोर्ट होती थी। ठीक है, उसके बाद था लिमिटेड अर्बनाइजेशन, लास्ट पॉइंट है हमारा, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता था, रूरल पीपल लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर। रूरल पीपल को अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी होती थी आउटसाइड एग्रीकल्चर में, क्योंकि उनको इतनी अच्छी चीजें नहीं मिल पाती थी। सो बच्चों ये था हमारा पहला पार्ट। सो अब तक जिसने पहला पार्ट
देख लिया है, तो उनको अगर मजा आया है तो मैं चाहता हूं, सिर्फ एक कमेंट चाहता हूं आप लोगों से। आप एक कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा मेरी वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको सेम टाइमिंग पे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी। मेरी जो वीडियो की टाइमिंग होगी, मैं बिल्कुल 4 दिन रखूंगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। और टाइमिंग बिल्कुल मैं फिक्स रखने वाला हूं 6 से 7। 6 से 7 के बीच में मेरी वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि रेगुलर मैं इसके 2-2, 3-3 क्वेश्चन डालता रहूंगा और मैं मैक्रो भी कवर करूंगा। सो बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। घर में रहिए, सेफ रहिए और मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।